एक बार फिर से दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। वो हथियार जो एक बार चल जाए तो महाविनाश की सुनामी फूट पड़ती है। शहर दर शहर खंडहर में तब्दील हो जाते हैं, जहां दशकों तक दुख तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिखता। महाविध्वंसक हथियार यानी कि परमाणु बम, जिसको लेकर अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद दुनिया में हड़कंप मच गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीबीएस न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका फिर से परमाणु बम परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। I'm saying that we're going to test nuclear weapons like other countries do. डोनाल्ड ट्रंप पहले ही रक्षा मंत्रालय को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों अमेरिका परमाणु हथियारों के परीक्षण की बात कर रहा है। दरअसल अमेरिकी सांसदों का मानना है कि अगर अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण नहीं करेगा तो उसके हथियारों का भंडार कमजोर पड़ जाएगा। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये दलील भी देते हैं कि आजकल इस तरह की तकनीकें मौजूद हैं जिससे बिना परीक्षण किए भी अपने परमाणु भंडार का आंकलन किया जा सकता है। सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई भी परमाणु टेस्ट नहीं कर पा रहा, तो आप क्यों कर रहे हैं। इस पर ट्रंप बोले कि रूस, पाकिस्तान और चीन भी गुप्त परीक्षण कर रहे हैं, बस दुनिया को पता नहीं चलता। Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear weapons. But they don't go and tell you about it. And, you know, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, you know, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. अमेरिकी ऐलान से दुनिया भर में एक नए और अप्रत्याशित परमाणु हथियारों की होड़ का दौर शुरू होने के साथ साथ वैश्विक सुरक्षा का नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है। देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, डेफिनेटली मेरा मानना है कि इससे पूरे विश्व में परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ेगा। एक तरफ जब अमेरिका अपने टेस्टिंग की बात करता है कि उसकी वजह यह है कि उसने देखा है कि रशिया ने जो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल लॉन्च की है और जिस तरीके से पोसेडन टॉर्पेडो का टेस्ट किया है, वो दिखाता है कि अमेरिका में कहीं ना कहीं एक तरीके की शंका आ गई है कि कहीं रशिया न्यूक्लियर प्रोग्राम में उससे आगे तो नहीं निकल जाएगा। इस वजह से ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है। इससे देखिए पूरे विश्व में न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता है और एक तरीके की आम रेस शुरू होती है। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि इस तरीके के स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी जिम्मेदारी के साथ देने चाहिए। अमेरिका ने पहली बार साल 1945 में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था और आखिरी बार साल 1992 में न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की। अमेरिका का आखिरी परमाणु परीक्षण नेवादा राज्य में अंडरग्राउंड रूप से किया गया था। परमाणु परीक्षण कोई आम हथियारों की टेस्टिंग जैसा नहीं होता है। इसमें बड़ी सावधानी बरती जाती है और खतरा भी जुड़ा होता है, खतरा रेडिएशन का। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के अर्थशास्त्री कीथ मेयर्स की एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका में पहले हुए परमाणु परीक्षणों से निकले रेडिएशन की वजह से करीब 6.9 लाख अमेरिकी नागरिकों की मौतें हुई या उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा। परमाणु परीक्षण से पहले वैज्ञानिक भूमिगत स्थानों की खोज करते हैं जहां विस्फोट का असर सीमित रहे। जमीन में गहरा गड्ढा बनाकर हथियार रखा जाता है और विस्फोट के बाद उसे बजरी, रेत और सीमेंट से सील कर दिया जाता है ताकि रेडियो एक्टिव पदार्थ बाहर न निकले। परीक्षण के दौरान रेडिएशन मॉनिटर करने वाली मशीन्स और विमान लगातार डेटा जुटाते हैं ताकि विस्फोट की ताकत और उसके प्रभाव का अध्ययन किया जा सके।
साल 1945 से 1992 के बीच दुनिया भर में 2050 से ज्यादा परमाणु ब्लास्ट किए गए। इनमें से 25% यानी 500 से ज्यादा बम हवा में फोड़े गए। अमेरिका ने साल 1992 तक कुल 1032 परमाणु परीक्षण किए। इनमें से 215 हवा या पानी में हुए, बाकी ज्यादातर भूमिगत। उस वक्त सोवियत संघ ने 715 हवाई परमाणु परीक्षण किए, जबकि ब्रिटेन ने 45, फ्रांस ने 210 और चीन ने 45 से ज्यादा ऐसे परीक्षण किए। शीत युद्ध के दौरान हुए सभी परमाणु परीक्षणों में से 75% भूमिगत परीक्षण थे। ये परीक्षण हथियारों की ताकत, सुरक्षा और नई तकनीक आजमाने के लिए थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी एक प्रमुख शक्ति ने परमाणु परीक्षण का रास्ता अपनाया तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। यानी कि एक शक्ति अगर परमाणु परीक्षण का रास्ता अपनाती है तो फिर खुद ब खुद दूसरी शक्ति भी उसी रास्ते पर चलती है। 1945 से शुरू हुआ ये सिलसिला 1992 तक चला और इसका नतीजा क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। यानी परमाणु परीक्षण की प्रतिस्पर्धा एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए खतरनाक ही साबित हुई है। मौजूदा समय में अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण शुरू करता है तो ये दुनिया भर में परमाणु असंतुलन पैदा कर देगा। हर देश केवल डिटरेंस के लिए ही परमाणु परीक्षण करता है, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन किसी एक देश की सुरक्षा किसी दूसरे देश को असुरक्षित महसूस करवाती है और यहीं से परमाणु परीक्षण की होड़ शुरू हो जाती है। यानी सामने वाला भी खुद को सुरक्षित रखना चाहता है और यही वजह है कि हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए परमाणु परीक्षण की होड़ में लगा हुआ है। अगर आप एशिया की बात करते हैं तो इसमें जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया, जापान भी उससे कुछ हद तक अफेक्टेड होता है और चाइना। तो उन्होंने बोला कि एक तरीके के देखिए एशिया में पूरा पूरा उथल पुथल मच जाएगा। अमेरिका तो टेस्ट करेगा, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसके पास तमाम तरीके के वेयरविदॉल हैं, लेकिन वो जिस तरीके की न्यूक्लियर टेस्टिंग की होड़ की शुरुआत करेगा उससे एशिया में इनस्टेबिलिटी आएगी। स्पेशली देखिए नॉर्थ कोरिया अफेक्टेड होता है, साउथ कोरिया अफेक्टेड होता है। जब साउथ कोरिया अफेक्टेड होता है तो जापान में उसका असर पड़ता है और चाइना जब टेस्टिंग करता है तो उससे हिंदुस्तान अफेक्टेड होता है। जब पाकिस्तान टेस्टिंग करेगा तो हिंदुस्तान अफेक्टेड होगा। तो कहने का मतलब है जब एशिया की इतनी बड़ी पावर जिसमें चाइना शामिल है, हिंदुस्तान शामिल है, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, तो पूरा पूरा उथल पुथल मच रहा है। एशिया में पूरी पूरी इनस्टेबिलिटी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय डिटरेंस बैलेंस यानी परमाणु संतुलन बनाए रखने के लिए चीन और रूस भी पीछे नहीं रहेंगे। यूरोप पर जब दबाव बढ़ेगा तो ब्रिटेन और फ्रांस भी अपनी सुरक्षा के नाम पर परमाणु परीक्षणों की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। एशिया में इसकी गूंज सबसे ज्यादा होगी। दक्षिण कोरिया और जापान को उकसाने के लिए उत्तर कोरिया परमाणु हमले शुरू करेगा। पाकिस्तान भारत को डराने के लिए अपनी तरफ से परीक्षण करेगा और जाहिर सी बात है कि भारत भी पीछे नहीं रहेगा। यानी रीजनल बैलेंस बनाने के लिए भारत को भी अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा। तो कुल मिलाकर एशिया में ये एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। जितना बड़ा रिएक्शन सामने वाले देश की तरफ से होगा उसका जवाब उतने ही बड़े तरीके से और मजबूत तरीके से दिया जाएगा। जब अमेरिका के बाद कई देश परमाणु परीक्षण की रेस में कूद पड़ेंगे तो CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंक ट्रीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बची कुची विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। इससे ईरान, सऊदी अरब जैसे देश भी अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने पर जोर देने लगेंगे।
तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, डेफिनेटली इससे एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद टेस्ट करते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता दूसरे देशों को एनपीटी मानने का। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी, न्यूक्लियर की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें एक दूसरे की लोग मदद करना शुरू कर देंगे, तो अस्तित्व जो है एनपीटी का वो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। आप ही सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे एनपीटी को। आप अपनी धमक से, आप अपने हेजेमोनिस्टिक एटीट्यूड से, आप अपने वेरविदौल से बाकी दुनिया के देशों को मनवाते थे कि आप एनपीटी मानिए, किसी भी तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जब आप खुद टेस्ट करेंगे, जब आप खुद एनपीटी को नहीं मानेंगे, तो आपका मॉडस ऑपरेंडी जो होगा वो इस तरीके का होगा कि आप अपने तो कर लें और दूसरे पे प्रेशर बनाए कि वो ना करें, तो वो कोई स्टैंड नहीं होगा आपका। लिहाजा सारे देश स्वतंत्र हो जाएंगे और एनपीटी को इस पे सबसे बड़ा धक्का लगेगा। अमेरिका ने अपने परमाणु परीक्षण की बात को मजबूती देने के लिए रूस, चीन और पाकिस्तान के सीक्रेट परमाणु परीक्षण की बात कही, जिससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या वो आग जो 1998 में बलूचिस्तान की पहाड़ियों के नीचे दबी थी फिर से सुलग उठी है, और क्या वाकई पाकिस्तान आज भी कर रहा है सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से सिर्फ 1998 में न्यूक्लियर वेपन्स का परीक्षण किया था। ये भारत के पोखरण 2 टेस्ट के जवाब में था, जो मई 1998 में किया गया था। पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण चागई 1 मई महीने की 28 तारीख को 5 डिवाइस के साथ किया गया था, और चागई 2 30 मई 1998 को 1 डिवाइस के तहत हुआ था। यानी कुल 6 विस्फोट किए गए थे। ये भूमिगत थे और 5 से 40 किलोटन यील्ड के थे। पाकिस्तान ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन वो अनौपचारिक रोक का पालन कर रहा है। आईएए और सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 170 से 200 परमाणु वॉरहेड्स हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस बात की कभी भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 4 से 4.7 तीव्रता के भूकंप आए। कुछ अफवाहों में इन्हें सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट बताया गया, लेकिन ये प्राकृतिक भूकंप थे। हालांकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से परमाणु परीक्षण पर पाकिस्तान का नाम आया है, लिहाजा ये सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियां उसके पुराने इतिहास से मेल खाती है, जो कि दशकों की तस्करी, निर्यात नियंत्रण के उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां, AQ खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार का और बढ़ाना पर आधारित रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं पर हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने CBS न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान नियमों के खिलाफ जाकर किसी भी तरह का कोई परीक्षण नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि परमाणु परीक्षण करने वाला न तो पाकिस्तान पहला देश है और न ही आगे कभी ऐसा होगा। वहीं पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हथियारों के टेस्ट करेगा। हाल के दिनों को देखें तो घोषित तौर पर पाकिस्तान ने अब तक अपने परमाणु हथियार बढ़ाए नहीं हैं, बल्कि वो नई डिलीवरी सिस्टम और मिसाइल मटेरियल को जमा कर रहा है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए बेहद जरूरी सामान है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार में इस्तेमाल करने के लिए यूरेनियम का संवर्धन बढ़ा रहा है। यानी पाकिस्तान आने वाले समय में परमाणु जखीरा बढ़ा सकता है।
फिलहाल पाकिस्तान का फोकस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों पर है, जिन्हें भारत से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, पाकिस्तान जो भी अपने वेपन बनाता है, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो या स्मॉल बुलेट हो, उसका इस्तेमाल अगर कहीं होता है तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ होता है। उसने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक तरीके का बार बार आसिम मुनीर थ्रेटनिंग करते हैं, बार बार वहां के शहबाज शरीफ इसका मुजाहरा करते हैं कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे अगर उसकी ऐसी सिचुएशन आई। तो मेरा मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में स्टेटमेंट दिया और साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है, इसका डिनायल हालांकि पाकिस्तान से आया है, लेकिन इसमें सच्चाई ये है कि बार बार धमकी, बार बार पाकिस्तान की धमकी हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान इसको न्यूक्लियर ब्लफ बोलता है। इसी के तहत हमने ऑपरेशन सिंदूर में न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद भी हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और ये पूरे विश्व को बता दिया कि पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर ब्लफ चलता है। पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये के बीच चीन ने सीक्रेट तरीके से परमाणु हथियारों का परीक्षण करने से इनकार करते हुए ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बीजिंग ने परमाणु हथियारों पर अनौपचारिक रोक को तोड़ा नहीं है। जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश होने के नाते चीन शांतिपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की नीति और आत्मरक्षा पर केंद्रित परमाणु रणनीति का पालन करता है। बीजिंग अपने परमाणु परीक्षण स्थगन का पालन पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। चीन और पाकिस्तान फिलहाल सीक्रेट तरीके से परमाणु हथियारों का परीक्षण करने की बात को हाँ ना कहकर टाल रहे हैं, लेकिन खतरा तो है ही, क्योंकि इतिहास को देखें तो चीन और पाकिस्तान पर भरोसा किया नहीं जा सकता। हालांकि मौजूदा समय में किसी भी देश के लिए परमाणु परीक्षण करना इतना आसान नहीं है। चाहे वो जल हो, थल हो या फिर नभ, कहीं पर भी आप परमाणु परीक्षण कर ही नहीं सकते हैं, और इसका पूरा श्रेय जाता है सीटीबीटी को। सीटीबीटी दुनिया भर में परमाणु गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है। सीटीबीटी के अनुसार उत्तर कोरिया के अलावा कोई और देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहा है। सीटीबीटी हवा में रेडियो एक्टिव कणों, अंडरग्राउंड टेस्ट से जमीन के अंदर होने वाली हलचल और पानी में होने वाले टेस्ट भी भांप लेता है। हालांकि कई रिसर्चर्स मानते हैं कि अंडरग्राउंड टेस्टिंग को भूकंप बताकर चकमा दिया जा सकता है। देखिए, जहां तक टेस्टिंग होती है न्यूक्लियर वेपन की, वो एक तरीके का सिस्मिक वेव जनरेट करते हैं, और ये सिस्मिक वेव वैसे ही होते हैं जैसे कि जब ट्रेमर आता है, जब अर्थक्वेक आता है। लेकिन जो सिस्मिक सिग्नल होते हैं जो आपके अर्थक्वेक आने से पहले होते हैं, वो सिग्नल ये जनरेट नहीं कर सकता। इसका इफेक्ट बड़ा लोकलाइज्ड होता है। जब भी न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है तो वो कुछ समय के लिए उस लिमिटेड स्थान पे ट्रेमर जनरेट कर सकता है, लेकिन उसको अर्थक्वेक की संज्ञा नहीं दी जा सकती। देखिए, तमाम सिस्मोलॉजिस्ट जो है वो चीज सिग्नल को पकड़ते हैं, वेव्स को पकड़ते हैं, कौन सी प्लेट कहां से टकराई और कैसे ये अर्थक्वेक आया, कितना रिक्टर स्केल पे उसकी स्केल पे क्या रीडिंग आई है, ये सारी चीजें देखते हैं। जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो उसका इफेक्ट बड़ा लिमिटेड होता है। तमाम तरीके की सिग्नलिंग, जिसको हम प्रीएम्प्टिव एक्शन लेके अपना प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं, वो सारी चीजें नहीं होती। तो डिफरेंशिएट करना आसान होता है, लेकिन ये डेफिनेटली है कि वेव उसी तरीके की जनरेट होती, उसी तरीके का ट्रेमर होता है। परमाणु परीक्षण के दावों के बीच एक सवाल आम लोगों के जहन में तेजी से घूम रहा है कि आखिर न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया जाता है। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब है किसी परमाणु बम या मिसाइल को दाग कर देखना। किसी दूसरे देश पर परमाणु हमले की बजाय न्यूक्लियर पावर वाले देश अपनी ही सीमा में हवा, जमीन या पानी के अंदर कंट्रोल्ड तरीके से परमाणु हथियार का विस्फोट करते हैं।
किसी भी देश के परमाणु परीक्षण के पीछे कुछ वजह मानी जाती हैं। सबसे बड़ी वजह ये कि टेस्ट के जरिए इस बात का पता लगाना कि वो बम कितना शक्तिशाली है, कितने एरिया में तबाही मचा सकता है और उसका परिणाम क्या हो सकता है। और यही होता है परीक्षण का सबसे पहला पैमाना। इसके अलावा पुराने हथियारों को भी जांचना कि उनकी ताकत कितनी ज्यादा है। मौजूदा समय में दुनिया में परमाणु बम का ऐसा जखीरा जमा हो चुका है जिसमें धरती को कई बार तबाह करने की ताकत है। आज के परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। जर्मनी सभी पर भारी पड़ रहा था। हिटलर की महत्वाकांक्षा दुनिया पर राज करने की थी। इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। तब उसने एक बड़ा फैसला लिया, परमाणु बम बनाने का। 1938 में जर्मनी के दो रसायन वैज्ञानिक ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमन ने न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन की खोज की। विखंडन वो प्रतिक्रिया है जिसमें एटम या परमाणु का केंद्र दो या उससे ज्यादा छोटे केंद्रों में बंट जाता है। इससे जबरदस्त ताकत के साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस खोज के बाद भौतिक वैज्ञानिकों ने कहा कि एटॉमिक एनर्जी के इस्तेमाल से इतना शक्तिशाली बम बनाया जा सकता है कि एक बार में पूरा शहर खत्म हो जाए। इसके फौरन बाद जर्मन वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया। जर्मनी ने गुप्त तरीके से अपने परमाणु परीक्षण की शुरुआत की, लेकिन तभी नाजी जर्मनी के अत्याचारों की वजह से लोग इधर उधर भाग रहे थे। और इन्हीं में से एक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने 1939 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को जर्मनी के परमाणु प्रोग्राम की पूरी डिटेल बताई और बताया कि किस तरीके से जर्मनी अपने यहाँ पर परमाणु बम विकसित कर रहा है। जर्मनी के सीक्रेट वेपन विकसित करने की बात से दुनिया भर में चिंता और डर का माहौल कायम हो गया। अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित था कि नाजी जर्मनी एटम बम विकसित कर सकता है। इसलिए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने आइंस्टाइन के साथ मिलकर सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने साल 1942 में परमाणु बम बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मैनहट्टन। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में साल 1942 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट की पहली ईंट रखी गई, लेकिन बाद में इसका प्रमुख केंद्र लॉस अलामोस में ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व रॉबर्ट ओपेनहाइमर कर रहे थे, जिन्होंने एटम बम के सिद्धांत पर काम करना शुरू किया था। न्यू मैक्सिको की लॉस एलामोस लैब में हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और विशेषज्ञों ने दिन रात काम किया। बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो के पास रेगिस्तान में किया गया। इस परीक्षण का कोड नेम ट्रिनिटी था। दावा किया जाता है कि इस विस्फोट से करीब 20,000 टन TNT के बराबर ऊर्जा निकली थी। इसकी चमक इतनी तेज थी कि यहाँ रेगिस्तान में दिन जैसा उजाला हो गया था। इसमें ताकत और विनाश दोनों की तस्वीर छिपी थी। ट्रिनिटी टेस्ट की कामयाबी के बाद जब उन्होंने परमाणु बम की विनाशकारी ताकत को देखा तो उनके मुंह से निकला था, Now I am become death, the destroyer of worlds. Now I am become death, the destroyer of worlds। यानी अब मैं काल बन गया हूँ, विश्व का विनाशक। 16 जुलाई 1945 को हुए पहले परमाणु परीक्षण के ठीक एक महीने बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके गए, जिसने ओपेनहाइमर को हिलाकर रख दिया और उन्होंने कहा कि ये विनाशकारी है
और दुनिया के लिए सबसे खतरनाक है। ओपेनहाइमर परमाणु बम विस्फोट से हुए विनाश से दुखी रहने लगे थे। एक बार उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन से कहा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे महसूस होता है कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। ट्रूमैन ने ओपेनहाइमर की आत्मग्लानि को कम करने की कोशिश की और कहा, हाथ मेरे भी खून से रंगे हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी मुझे लेने दें। दुनिया परमाणु बम की ताकत समझ चुकी थी। कई मुल्क इस ताकत को पाने के लिए बेचैन हो गए, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा देश भी था जो अलग तरीके से परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए अपनी चाल चल चुका था। जब अमेरिका अपना परमाणु परीक्षण कर रहा था तो उसी दौरान सोवियत संघ ने भी अपने जासूसों को वहां काम पे लगाया। सोवियत संघ के कुल 8 जासूस वहां पर काम कर रहे थे, जो तमाम जानकारियां इकट्ठा कर सोवियत संघ तक पहुंचा रहे थे। और इन्हीं में से एक जासूस थे जिनका नाम था थियोडोर। बताया जाता है कि रूस को परमाणु शक्ति बनाने में एक अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर हॉल भी शामिल थे, जो सोवियत संघ को परमाणु हथियारों के बारे में गुप्त जानकारी मुहैया कराते थे। एक सच ये भी है कि थियोडोर हॉल के अलावा कुछ दूसरे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी सोवियत संघ को परमाणु रहस्य सौंपे थे। 29 अगस्त 1949 को प्लूटोनियम परमाणु बम RDX-1 को विकसित करने के साथ ही सोवियत संघ ने यह दिखा दिया कि उसके पास भी परमाणु हथियार है। हालांकि CIA का दावा यह था कि 1953 से पहले सोवियत संघ ये हासिल कर ही नहीं सकता, लेकिन 1949 में ही सोवियत संघ ने इसके परीक्षण के साथ ही दुनिया को दिखा दिया कि अब वो भी परमाणु संपन्नता से लैस है। साल 1949 में कजाकिस्तान के सेमीपालाटिन्स्क में USSR ने सफलतापूर्वक अपने परमाणु बम का विस्फोट किया, जिसका कोड नेम फर्स्ट लाइटिंग था। विस्फोट के प्रभावों को मापने के लिए सोवियत वैज्ञानिकों ने बम के आसपास इमारतें, पुल और दूसरी नागरिक संरचनाएं बनाईं। उन्होंने जानवरों को भी पास में पिंजरों में रखा ताकि वो इंसान पर परमाणु विकिरण के प्रभावों का परीक्षण कर सकें। सितंबर 1949 को साइबेरिया के तट पर अमेरिकी जासूसी विमान ने विस्फोट कर यूरेनियम के सबूत इकट्ठा किए, जिसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया को बताया कि सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार मौजूद है। तीन महीने बाद यानी दिसंबर 1949 को जर्मनी में जन्मे भौतिक विज्ञानी क्लॉस फुच्स को सोवियत संघ को परमाणु रहस्य बताने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। क्लॉस फुच्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना पहला परमाणु बम बनाने में मदद की थी। दावा किया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी परमाणु विकास मुख्यालय में तैनात रहते हुए फुच्स ने सोवियत संघ को अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम के बारे में सटीक जानकारी दी थी, जिसमें बाद में जापान पर गिराए गए फैटमैन परमाणु बम का खाका और लॉस एलामोस के वैज्ञानिकों को हाइड्रोजन बम के बारे में सब कुछ पता था। 1 नवंबर 1952 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशांत महासागर के मार्शल द्वीप समूह के एलुगेलेब एटोल पर दुनिया के पहले हाइड्रोजन बम माइक का सफलतापूर्वक विस्फोट किया। 10.4 मेगाटन के इस थर्मोन्यूक्लियर उपकरण ने एक पूरे द्वीप को तबाह कर दिया और 1 मील से भी ज्यादा चौड़ा गड्ढा छोड़ दिया। इसके 3 साल बाद 22 नवंबर 1955 को सोवियत संघ ने विकिरण विस्फोट के उसी सिद्धांत पर अपना पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट किया। अब दोनों महाशक्तियों के पास तथाकथित सुपर बम था और दुनिया इतिहास में पहली बार थर्मोन्यूक्लियर युद्ध के खतरे में थी। परमाणु ताकत हासिल करने की रेस दुनिया भर में इसके बाद से होने लगी। उन्नीस 1950 के शुरुआती साल में जो हथियार तैयार किए जाने लगे वो ज्यादातर फ्यूजन बम थे और ये पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्र में एक भाषण दिया।
8 दिसंबर 1953 को यूनाइटेड नेशंस की बैठक में आइजनहावर ने जो भाषण दिया उसका टाइटल था एटम फॉर पीस। तब उन्होंने कहा था, परमाणु तकनीक का इस्तेमाल जब सैन्य मकसद के लिए किया जाता है तो ये मानवता के लिए एक भयानक खतरा बन जाता है। परमाणु हथियारों को सिर्फ सैनिकों के हाथों से छीन लेना काफी नहीं होगा, इसे उन लोगों के हाथों में देना चाहिए जो इसे शांति के लिए इस्तेमाल करना जानते हों। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस एजेंसी का मकसद परमाणु सामग्री को मानव कल्याण के लिए उपयोगी बनाना था। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर का कहना था, हमारा एक खास मकसद दुनिया के उन देशों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना होगा जो ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं। आइजनहावर के उस भाषण से ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के गठन की नींव पड़ी, जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था बनी। लेकिन परमाणु हथियारों की दौड़ और तेज हो गई। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने अपने अपने परमाणु हथियार विकसित किए और चीन ने भी सोवियत संघ की मदद से ऐसा ही किया। 1960 के दशक तक ये देश अमेरिका के साथ मिलकर 5 परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके थे। लेकिन डर इस बात का था कि परमाणु संपन्न देशों की तादाद बढ़ती जाएगी। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु प्रसार को रोकने के लिए एक समझौता तैयार किया। इसे कहा गया परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये देखिए सबसे पहले लाया गया था जब 1967 में 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन थे। तो उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि इसका और फैलाव नहीं होना चाहिए और बढ़ावा नहीं होना चाहिए। और ये जो 5 नेशन थे जिसमें अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चाइना है, इन 5 को अपने न्यूक्लियर पावर मांगना। और जब NPT बनाया गया तो वो 1 जुलाई 1968 से लेके 5 मार्च 1970 तक इस समय के बीच में तमाम कंट्रीज को बोला गया कि आप इनको साइन करिए, जिससे कि इसका जो फैलाव है न्यूक्लियर वेपन का उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि देखिए न्यूक्लियर वेपन या एटॉम बम जो है वो मानवता के खिलाफ है, बहुत मास डिस्ट्रक्शन करता है। लिहाजा ऐसा महसूस हुआ कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेट है उसके अलावा ये दूसरे देशों में ना जाए। NPT का मकसद दुनिया भर में मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना भी था और ज्यादातर देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन सभी ने नहीं। दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा नहीं किया और 1970-80 के दशक में उसने गुप्त रूप से परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू कर दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। चौबीस मार्च 1993 अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका देश लगातार परमाणु परीक्षणों पर काम कर रहा था और उन्होंने 6 परमाणु हथियार बना भी लिए थे। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये जानकारी भी दी कि ये तमाम 6 परमाणु हथियार उन्होंने नष्ट कर दिए हैं क्योंकि उनका इरादा किसी भी तरीके से किसी देश पर इनका इस्तेमाल करने का नहीं था। दक्षिण अफ्रीका ऐसा एकमात्र देश बन गया जिसने NPT का हिस्सा बनने से पहले परमाणु हथियार पूरी तरह त्याग दिया। 1990 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए, बशर्ते वो सोवियत संघ से मिले परमाणु हथियार त्याग देंगे। लेकिन 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने 1960 के दशक में भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और आज तक नहीं किए हैं। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान और इसराइल। इसका सीधा मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी की निगरानी का अधिकार नहीं है। 1950 के दशक में इजराइल ने फ्रांस की मदद से डिमोना में एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी पर काम करना शुरू किया। हालांकि यहाँ पर इजराइल का ये दावा था कि वो केवल यहाँ पर वैज्ञानिक परीक्षण कर रहा है, लेकिन दुनिया इस बात को समझ रही थी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे इजराइल अपने परमाणु हथियारों को और ज्यादा धार दे रहा है। इसराइल ने हमेशा अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर रणनीतिक अस्पष्टता की नीति अपनाई, न कभी इसकी पुष्टि की और न ही खंडन। आज दुनिया जानती है कि इसराइल के पास परमाणु हथियार हैं, भले ही वो खुद इसे खुलकर स्वीकार नहीं करता। मौजूदा दौर में इसराइल ने अपने विरोधियों को परमाणु शक्ति हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई भी की है।
उसने 1981 में इराक, 2007 में सीरिया और 2025 में ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी अपने ताकतवर बॉम्बर के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। लेकिन एक वक्त था जब ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम की नींव को रखने में अमेरिका ने मदद की थी। दरअसल जब एटम्स फॉर पीस यानी शांति के लिए परमाणु नामक एक पहल भी शुरू हुई, तब अमेरिका ने इसके तहत विकासशील देशों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में मदद के लिए ट्रेनिंग और तकनीक का हस्तांतरण शुरू किया। इसमें ईरान भी शामिल था। ईरान बीते 3 दशकों से एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम रहा। दुनिया के किसी भी देश की ताकत को इस बात से आंका जाता है कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। बहरहाल भारत उन 9 देशों की फहरिस्त में शामिल है जिनके पास अपने परमाणु हथियार हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भारत के लिए इतना आसान नहीं था। आजादी के कुछ साल बाद ही भारत ने भी परमाणु ताकत की जरूरत महसूस की। यही वजह रही कि भारत ने 1960 के दशक में ही परमाणु हथियार बनाने पर काम शुरू कर दिया। 18 मई 1974 को सुबह 8:05 पर राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित पोखरण टेस्ट रेंज में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी और देश ने परमाणु परीक्षण करने का साहस किया। दरअसल 1960 के दशक में भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, खासतौर से 1962 के भारत चीन युद्ध और 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण ने भारत को अपनी रक्षा नीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। तब भारत ने वो फैसला लिया जिसके बारे में दुनिया कल्पना नहीं कर सकती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण की शुरुआत की। इस पर काम करने के लिए 1967 से लेकर 1974 तक लगातार 75 वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की और इसका नेतृत्व कर रहे थे भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राजा रमन्ना, और इन्हीं की टीम का सदस्य थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने 1998 में पोखरण परीक्षण को लीड किया। भारत के पहले परमाणु परीक्षण को बेहद गोपनीय रखा गया था। अगर किसी भी तरह की जानकारी बाहर आती तो भारत का परमाणु प्रोजेक्ट फेल हो जाता। पोखरण में एक गहरे गड्ढे में प्लूटोनियम डिवाइस को रखा गया और विस्फोट किया गया। ये एक फिशन यानी विखंडन टेस्ट था। इसे जमीन के अंदर कई फीट नीचे किया गया था। कहते हैं कि इससे 12 किलोटन TNT जितनी ऊर्जा निकली थी। भारत का परमाणु परीक्षण एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में किया गया था, जिसका मकसद था अपनी क्षमताओं को, वैज्ञानिक क्षमताएं और इंजीनियरिंग क्षमताओं को परखना। हालांकि इसके बाद दुनिया के कई देशों ने भारत से मुंह मोड़ लिया। कई चीज़ों को लेकर भारत पर पाबंदी लगा दी गई और इसमें अमेरिका और कनाडा सबसे आगे थे। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने दिखा दिया कि हम अपनी ताकत और बल के बूते किस तरीके से अपनी तकनीक को विकसित कर सकते हैं, खासतौर पर परमाणु बम के मामले में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज़ादी के 2 दशक बाद ही भारत ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को दिखा दिया कि भारत तकनीक के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। ग्यारह से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने एक और परमाणु परीक्षण किया। 11 मई को 3 विस्फोट और 13 मई को 2 और धमाके किए गए। इस टेस्ट का नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया था।
पोखरण में परमाणु परीक्षण ने पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को बदल कर रख दिया। इसके साथ ही भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया। ये देश के लिए गर्व का पल था। DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to confront the country with the capability to vacate the nuclear threat. 11 और 13 मई 1998 का परमाणु परीक्षण साफ तौर पर यह बताने के लिए था कि भारत अब परमाणु हथियारों से लैस हो चुका है। उसके पास इन्हें दागने और फोड़ने की तकनीक मौजूद है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। भारत के परमाणु बम परीक्षण करने के बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने भी चगई 1 और चगई 2 के नाम से परमाणु परीक्षण किया। यानी पिछले 27 साल से भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बम है। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो भी परमाणु बम में पीछे नहीं है। इसके बाद जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा होती है तो अक्सर परमाणु हमले को लेकर एक खतरा मंडराने लग जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इन हथियारों को लेकर दोनों देशों की नीति अलग अलग है। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को खतरा होने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नीति पर चलता है। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। वहीं भारत हमेशा से जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करता रहा है और यही देश की निर्धारित नीति भी है। फिलहाल दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कोई समझौता नहीं है, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर एक डर और इनके इस्तेमाल को लेकर एक झिझक है। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।